हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। क्योंकि चाहे आपका किसी भी साल का प्रीलिम्स हो, कम से कम एक क्वेश्चन आपको ज़रूर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर देखने को मिलता है। तो आज हम उन्हीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करने जा रहे हैं। 1 सेकेंड गाइज, आई हैव टू टेक माई स्पेक्स। या तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ्रेंड्स, आई एम एस के शर्मा। आई हैव 6+ years टीचिंग एक्सपीरियंस, अपीयर 2 times यूपीएससी इंटरव्यू, 4 times यूपीएससी मेंस एग्जाम एंड ऑल्सो क्वालिफाइड स्टेट पीएससी एग्जाम। दोस्तों, अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप काफ़ी औसम मैनर के अंदर रियल टाइम एनालिसिस के साथ में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से 15,000 से भी ज़्यादा कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसे आप ले सकते हो। एक है प्लस सब्सक्रिप्शन और दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि है 49,500 रुपये का, इसमें आपको SS लाइव रेफरल कोड यूज़ करो तो फिर यही सब्सक्रिप्शन आपका 44,550 का आपको अवेलेबल हो जाएगा। सेम ऐसे ही 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप 64,800 में और 3 साल का सब्सक्रिप्शन आप 81,000 में ले सकते हो। गाइज, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जो कि उन बच्चों के लिए है जो कि बिल्कुल ज़ीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें एक पूरे टीम की एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन की ज़रूरत है, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन के लिए है 69,500। इसमें फिर लाइव रेफरल कोड यूज़ करो और 62,550 में आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले पाओगे। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप 96,300 और 3 साल का सब्सक्रिप्शन आप 1,26,900 में ले सकते हो। अनअकैडमी पर सभी मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल्स भी अवेलेबल हैं। आपके वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल्स जैसे हिंदी, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इन सभी के रिसेंट बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो SS लाइव रेफरल कोड के साथ में। SS लाइव रेफरल कोड के साथ 1 साल का आइकॉनिक आपका ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन होगा 24,750 का। 2 साल का आप 36,000 और 3 साल का आप 45,000 में ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, SS लाइव रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप अवेलेबल होती है। और इन सभी चीज़ों की अगर आप डेमो क्लासेस देखना चाहते हो तो सभी नए बैचेस की डेमो क्लासेस आप SSLIVE रेफरल कोड को यूज़ कर देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी डेमो क्लासेस, कोई चार्ज नहीं है। तो आप पहले SS लाइव रेफरल कोड को यूज़ कीजिए, डेमो क्लासेस देखिए और फिर आप सब्सक्रिप्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हो, चूज़ कर सकते हो। और जो प्रीलिम्स बूस्टर करंट अफेयर्स क्लासेस हैं जो कि रात को 10 बजे हो रही हैं, इन्हें आप डेली रात को 10 बजे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। देखो, हमने मूलाधिकार की बात की जिसमें उन सभी चीज़ों को रखा गया कि आपके किसी भी मानव को आगे बढ़ने के लिए जो बेसिक राइट्स चाहिए होते हैं कि एटलीस्ट उसका शोषण ना करो, उसका हनन ना करो, तो एटलीस्ट वो अपना विकास कर पाए। तो सरकार क्या करती है, संविधान से एक शक्ति देती है कि आप किसी भी व्यक्ति के इन मिनिमम अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, वे आपके मूलाधिकार हो जाते हैं। वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें वो सभी निर्देश देते हैं जो कि बताते हैं कि हमारा राज्य किस तरीके का होना चाहिए, क्या क्या उसमें बेसिक चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा राज्य सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समानता रखता हो और निरंतर उन्नति करता हो। तो वो सभी भावनाएं, वो सभी फीलिंग्स, जैसा कि हम राज्य को बनाना चाहते हैं, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होती हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, चाहे आप किसी के मूलाधिकारों की सुरक्षा करो या फिर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि हम कैसा राज्य बनाना चाहते हैं उसकी मांग कर रहे हो, दोनों ही चीज़ों के अंदर आपको कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ कर्तव्य ज़रूर निभाने होते हैं और उन्हीं कर्तव्यों के आधार पर इन चीज़ों को आप पा सकते हो। तो यानी कि अगर हम कुछ बेसिक मूल कर्तव्यों को निभाएंगे तो फिर डेफिनेटली हमारे पास में ये सभी चीज़ें हो सकती है कि जैसे कि आपके नॉर्मल परिवार के कस्टम होते हैं कि हमें बड़ों के पैर छूना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बच्चों से, छोटों से प्यार करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। तो वैसे ही हमारा भी भारत का नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें मूल कर्तव्य कहते हैं। देखिए, अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, उनमें आपके
कुछ जो ऑप्शंस होते हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से होते हैं और कुछ ऑप्शंस हमारे होते हैं राज्यों के मूल कर्तव्यों से। तो देखो, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक महान अंतर है जिसके आधार पर आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह राज्य के यानी कि समाजवादी व्यवस्था के हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए हमें पूरे समाज को मेहनत करनी पड़ेगी, एक समूह को कुछ करना होगा, तब कहीं जाके हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर पाएंगे। और वहीं पर ये जो मूल कर्तव्य हैं यह व्यक्तिगत होते हैं, ये केवल अगर आप अपने हिसाब से फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको ऑप्शंस के अंदर 4 ऑप्शंस हो और एक चूज करना हो तो आप आसानी से कर पाओगे कि जो भी ऐसा काम होगा, जो भी एक ऐसी चीज होगी जिसे आप व्यक्तिगत अपने दम पर कर सकते हो, तुम्हें पूरे समाज की जरूरत नहीं है, सामूहिक जो काम नहीं है वह मूल कर्तव्य होगा। और जो भी काम आपके सामूहिक होगा वह कभी भी मूल कर्तव्य नहीं होगा, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे। तो एक इतना सा कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपके लगभग मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर जो 90% क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप हल कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पृष्ठभूमि क्या है, हमारे ये जो मूल कर्तव्य हैं वह किस प्रकार से आए और क्यों आए। तो देखो, सबसे पहले अगर हम पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो ये बात है हमारे नागरिकों के अधिकार की। तो देखिए, हमारे नागरिकों के अधिकार में आपके नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में आपके हमेशा संबंधित रहते हैं और अविभाज्य रहते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप अपने कर्तव्यों का पालना करते हो तो आप कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन या शोषण नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके कर्तव्य ही ऐसे होंगे जो कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को हनन करने से रोकेंगे। तो एक तरीके से ये दोनों ही आपस में मिले हुए हैं, इसीलिए चाहे बात हो मूल अधिकारों की या फिर मूल कर्तव्यों की, ये दोनों ही व्यक्तिवादी यानी कि व्यक्तिगत और पर्सनल है। बट एक अधिकार है जिसे राज्य नहीं छीन सकता है और एक कर्तव्य है जिसे राज्य कहता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, बाकी करो ना करो ये आपकी मर्जी है, पर आपको करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारे 1976 में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। यानी कि जब हमारे संविधान का 42वां संविधान संशोधन आता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जो कि आपके आपातकाल के टाइम पर लाया गया। तभी इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि कुछ मूल कर्तव्यों को यहाँ पर लागू करना चाहिए, तो हमारे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और ये मूल कर्तव्य आपके आर्टिकल 51A के अंदर जोड़े गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 51A के अंदर ये जोड़े गए हैं और ये मूल कर्तव्यों की अवधारणा हमें मिलती है रशियन रिवॉल्यूशन से, जो रूसी क्रांति हुई थी, जिसे आप बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हो। तो उन्हीं रूसी क्रांतियों के अंदर हमारे पूर्व रूसी संविधान के अंदर ये सब लागू थे। जो आपके पूर्व रूसी यानी कि यूएसएसआर, जब आपके यूएसएसआर का विघटन नहीं होता है जो कि 1989 में हुआ, जिसके बाद शीत युद्ध समाप्त हुआ, तो उससे पहले जब आपके यूएसएसआर हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशियन, तो ये आपके यूएसएसआर जब था तो उनके संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा थी और वहीं से हमने इसे लिया है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखिएगा। फिर देखिए दोस्तों, बाद में हमारे कई ऐसे संविधान हैं जहां पर मूल कर्तव्यों को नहीं विश्लेषित किया गया है, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इन सभी में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित ही नहीं किया गया है कि नागरिकों को क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। इस पर कोई ऐसे विचार विमर्श नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक जापानी संविधान है, जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर आपके नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। तो अक्सर समाजवादी देश जो हैं वहां पर नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया जाता है, क्योंकि देखिए समाजवाद की अवधारणा क्या कहती है। समाजवाद की अवधारणा ये कहती है कि हमें सभी लोगों को समाज में समान समझना चाहिए, उन्हें जीने का अधिकार भी समान है, उनके पास जो पैसे हैं, आर्थिक क्षमताएं जो हैं वह भी समान होती हैं। तो इसीलिए जब हमें समाजवाद की स्थापना करनी होगी, अर्थात राज्य सरकारों का, केंद्र सरकारों का अत्यधिक
आपके इंटरवेंशन होगा, हस्तक्षेप होगा, तो उस हस्तक्षेप के अंदर ही आपके समाजवाद की अवधारणा विकसित हो सकती है। और जब समाजवाद की अवधारणा विकसित होगी तो सभी लोगों को कुछ ना कुछ कर्तव्य तो लागू करने ही होंगे, कुछ ना कुछ अपने नैतिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, आर्थिक कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य को लागू करना होगा। तभी समाज एक सभ्य समाज रह सकता है। अदरवाइज वहाँ पर भी बर्बरता हो जाएगी, बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन होने लग जाएगा, तरह तरह की चीज़ें आपके विघटित होने लग जाएंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि सभी प्रकार से कानूनी व्यवस्था बनाई जा सके, कानूनी व्यवस्था रह सके, तो हमें समाजवाद में और एक सभ्य समाज में सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको मान लो कि आपके घर में ऐसा कोई रूल नहीं होता कि जैसे कि आपको डेली नहाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, आपको व्यवस्थित रहना चाहिए, कमरे को फैलाकर नहीं रखना चाहिए, कॉपी किताब का एक फिक्स टाइम होना चाहिए, पढ़ने का एक टाइम होना चाहिए, खाने का एक टाइम होना चाहिए, सोने का एक टाइम होना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपके नहीं होती घर में, तो क्या आपका जो घर है वह सभ्य तरीके से रह पाता? क्या आपके घर में एक व्यवस्था हो पाती? क्या वो उन्नत हो पाता? नहीं हो पाता। तो इसीलिए आपके जिस तरीके से हमारे घर में भी कुछ बेसिक कर्तव्य हमारे होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही कुछ बेसिक कर्तव्यों को, मूल कर्तव्यों को हमारे देश में भी लागू किया गया है, ताकि सभी व्यक्ति अपना थोड़ा थोड़ा भी कर्तव्य निभाएंगे तो समाज आपके आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए समाजवाद का एक अभिन्न अंग बन जाता है मूल कर्तव्य, और इसीलिए समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं ने इसे अपनाया, जैसे कि यूएसएसआर और जापानी संविधान में इसकी बात की गई। परंतु जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, यूएसए, इन्होंने इसको नहीं अपनाया, क्योंकि पूंजीवाद में तो जो बाजार के मुक्तहस्त होते हैं वही हर चीज का निर्धारण करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे देश में जो 1976 में संविधान आता है, मूल कर्तव्य में बदलाव होते हैं, तो वो मूल कर्तव्य में बदलाव हुए स्वर्ण सिंह समिति के लिए। हमारे देश में भी मूल कर्तव्य होने चाहिए, हमें उसे अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, इस पर एक समिति का गठन किया गया, और वह थे स्वर्ण सिंह जी जो इसके अध्यक्ष थे। तो इसीलिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन होता है और फिर इस बात पर विचार विमर्श होता है कि क्या हमें मूल कर्तव्यों को अपनाना चाहिए। तो 1976 में जब कांग्रेस पार्टी के सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, इसका उद्देश्य ये था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल का टाइम चल रहा है 1975 से 1976 के अंदर, 1977 तक जो आपके आपातकाल चल रहा था, वहां पर आपके मूल कर्तव्यों की आवश्यकता थी। क्योंकि देखो, आपातकाल है, सरकार का बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, और तो डेफिनेटली लोग आपातकाल से दुखी होकर आंदोलन कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हम उन्हें कुछ ऐसे बेसिक कर्तव्य बता दें जो कि राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ ना हो वो लोग, और अपने कुछ बेसिक कर्तव्यों को देश के प्रति निभा सकें। इसीलिए सोचा गया कि आपातकाल में हमें इन मूल कर्तव्यों की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे ही आपातकाल आता है 75 में, फिर आपके स्वर्ण सिंह समिति जब बैठती है तो वो निर्णय करके 76 में इसे लागू कर देती है। तो यहाँ पर हमारे पास में सिफारिशें थी कि आपके मूल कर्तव्यों का बिल्कुल अलग से एक चैप्टर, एक पार्ट होना चाहिए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मूल कर्तव्यों की ही बातें की गई हों। तो मूल कर्तव्यों के लिए एक अलग से एक सब पार्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक ऑप्शंस हमारे पास में होने चाहिए। तो इसीलिए देखिए, नागरिकों को अधिकारों के अलावा उन्हें अपने कुछ कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। जैसे कि ठीक है कि आपने अधिकार दिया अपने बेटे को कि चलो उसे अच्छी शिक्षा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, उसको अधिकार दिया कि तुम्हें जो अपनी पसंद की चीज़ें हैं वो तुम बता सकते हो, तो तुम उससे भी एक्सपेक्ट करते हो कि एटलीस्ट वो हमारी इज्जत करे, वो अपने कुछ कर्तव्य हैं उनको निभाए, घर में बड़े बूढ़े हैं उनकी सहायता कर दे, छोटी बहन के साथ में रह ले। तो इस तरीके के कुछ बेसिक सिम्टम्स उसके भी होते हैं। तो वैसे ही भारतीय नागरिक होने के नाते भी हमारे कुछ मूलभूत कर्तव्य होने चाहिए। तो इसीलिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक नए पार्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, और वो नया पार्ट था आपके भाग 4, जिसमें आपके भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 51 के या आर्टिकल 51A को जोड़ दिया जाता है।
और इसमें शुरुआत में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है, फिर 11वां मूल कर्तव्य बाद में आता है। अभी हमारे पास टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, पर जिसमें से 10 मूल कर्तव्य हमारे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ दिए गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपके फिर एक और समिति है जिसे अक्सर लोग भूल जाया करते हैं कि मूल कर्तव्यों में स्वर्ण सिंह समिति के अलावा एक और समिति का काफी योगदान रहा, और वह समिति है वर्मा समिति। तो फिर हमारे आती है वर्मा समिति, और इस वर्मा समिति का गठन होता है वर्ष 1998 में। तो यहाँ पर आपके ये जो वर्मा समिति है बात करती है आपके शिक्षा के अधिकार की। जस्टिस वर्मा यहाँ पर बात करते हैं आपके शिक्षा के अधिकार की। तो प्रत्येक शिक्षण संस्थान में आपके मौलिक कर्तव्यों को लागू करने, सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने और दुनिया भर में शुरू की गए कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्यप्रणाली होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग स्कूल में जाते हो तो जब भी राष्ट्रगान होता है तो आपको खड़े रहना सावधान की मुद्रा में अनिवार्य होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही कई सारे हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, जैसे कि हम देश की रणनीतियों का कहीं भी अवहेलना नहीं कर सकते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें देश के कर्तव्यों के प्रति सजग और जागरूक बनाती हैं। देश की संप्रभुता, अखंडता और भारत के नागरिक होने के नाते हमें वो सभी अधिकारों के साथ साथ में वो कर्तव्य बोध भी ज़रूरी है, जिससे हम अधिकारों की भावनाओं को भी समझ सके और देश में एक उन्नतिवान और एक सक्षम नागरिक बन सके। तो इसीलिए जस्टिस वर्मा समिति ने कहा कि हमें बच्चों के लेवल से ही इन सब चीज़ों को सीखना होगा, समझना होगा, क्योंकि जो भावनात्मक संबंध राष्ट्र के प्रति हैं वो बचपन की पढ़ाई में ही हो सकती है। तो इसलिए जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन सभी शिक्षण संस्थानों में किस तरीके से आपके मूल कर्तव्यों को भरा जाएगा, मूल कर्तव्यों को लागू किया जाएगा, और आपके कैसी कैसी देश भर में, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे आपके जो RSS है ये भी बहुत सारे कार्यक्रम करती है, पर चलो ये तो निजी संस्था है, सामाजिक संस्था है। पर इसके अलावा हमने जैसे कि नेशनल NSS नेशनल सोशल सर्विस, NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और आपके जो हमारे आपके जो स्क्वाड गार्ड्स होते हैं हमारे, तो वो सभी चीज़ें हमने क्यों बनाई? हमने इसीलिए बनाई और उनको स्कूलों से क्यों जोड़ा, ताकि पूरे विश्व में हम जो राष्ट्र भावना मूल कर्तव्यों को फैला रहे हैं, देश में जो मूल कर्तव्यों को फैला रहे हैं, उन्हें हम शिक्षण संस्थानों के साथ ही जोड़ दें, और ये जिम्मेदारी आपकी शिक्षण संस्थानों की ही होगी। इसीलिए आपके जस्टिस वर्मा समिति ने इस प्रावधान को 1998 में जोड़ा। इन्होंने जब अपनी जांच की तो पाया कि जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्यों के गैर परिचालन का मुख्य कारण है इसके क्रियान्वयन हेतु रणनीति नहीं है। कई लोग मूल कर्तव्यों को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो कुछ लोग क्यों नहीं मानते हैं और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो नहीं मान पाते हैं या फिर उन्हें मानना चाहिए? तो इन सभी चीज़ों में देखो हमारे देश में क्या है, अगर आप सभी के मनोभाव और मनोदशा पर चीज़ों को छोड़ दोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसा कर लेगा, इसको समझा दिया तो ये हो जाएगा, तो देखो हमारी आदत ऐसी नहीं है कि एक बार कहने से हम सुन सकें। तो इसीलिए हमें कोई ऐसी रणनीति लेकर आनी होगी और सभी लोगों तक इस चीज़ के, इन मूल कर्तव्यों के महत्व को बताना होगा, तब कहीं जाकर लोग उसे मानेंगे। तो एक नेशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए, तब इसे लागू किया जा सकता है। अदरवाइज मूल कर्तव्यों की जो भावना है, मूल कर्तव्यों का जो महत्व है, वह साधारण जनमानस तक नहीं पहुंच पाएगा, और इसको वर्मा समिति समझ चुकी थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर आपके करंट अफेयर्स में चीज़ें आती रहती हैं कि जैसे कि आपके सिनेमा घरों के अंदर हमें खड़ा होना चाहिए। आपके जब भी मूवी से पहले राष्ट्रगान होता है, तो वो सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है कि शिक्षण संस्थानों में चलो फिर भी बच्चा प्रेयर मिस कर देता है, पर दो ही टाइप के हमारे देश में नागरिक होंगे। एक तो वो जो कि शिक्षा के प्रति सजग हैं, तो वो शिक्षा संस्थानों में इन चीज़ों को सीख लेंगे, और जो मनोरंजन के प्रति सजग है वो सिनेमा घरों में उसे सीख पाएंगे। तो इसीलिए आपके ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। परंतु यहाँ पर भी कई
लोगों ने अपने अपने PIL दायर की और कहा कि ये स्वतंत्रता के खिलाफ है, ऐसा है वैसा है, बट फिर भी राष्ट्रगानों के अंदर निस्संदेह आपके मुश्किल से 1 मिनट खड़ा होने में किसी का कुछ नहीं जाता है। और चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, आप देश के नागरिक सदैव रहेंगे और देश पर हमें गौरवान्वित होना चाहिए। तो डेफिनेटली राष्ट्रगान से पहले ना सिर्फ हमें खड़ा होना चाहिए बल्कि श्रद्धा भाव भी हमारे मन में होने ही चाहिए। और चलिए, श्रद्धा भाव को तो हम नहीं चेक कर सकते, पर एटलीस्ट खड़ा होना तो 100% अनिवार्य ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे इसी चीज़ को जस्टिस वर्मा समिति कहीं ना कहीं समझ चुकी थी। तो इसीलिए दोस्तों, आगे हम सभी मूल कर्तव्यों को पढ़ेंगे, पर मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अब हमारे सिर्फ 6 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के। तो 27 जून से हमारे प्रीलिम्स है, 27 जून को। तो इसीलिए अब इन 6 महीनों के अंदर आप पूरा प्रीलिम्स पर लग जाओ। हर हालत में हमें बहुत ही अच्छे मार्क्स से इस बार प्रीलिम्स क्लियर करना है। इस बार यूपीएससी में हिंदी माध्यम का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। इसी को देखते हुए हमने आपके 21 दिसंबर से आप लोगों को, देखो यूट्यूब के हमारे इस चैनल पर कुछ समस्याएं चल रही हैं, वो आप सभी को पता है, इसीलिए आपके लाइव सेशन नहीं हो पा रहे। इसीलिए हमने क्या किया है, 21 जून से आपके हमारा जो दूसरा अनअकैडमी का चैनल है, अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी, तो अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी के नाम से जो चैनल है, वहां पर हम सभी टीचर्स का एक कंबाइंड बैच आ रहा है यूट्यूब पर, जिसका नाम है आरोहण। ठीक है, तो इस आरोहण के अंदर डेफिनेटली इस बार हमारे सामने लक्ष्य है कि हम सफलता की ध्वज पताका को आरोहित कर कर ही रहेंगे। तो इसीलिए आरोहण नाम से हमारा ये बैच आ रहा है 21 दिसंबर से, और ये YouTube पर होगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एटलीस्ट इसे कोई भी बच्चा मिस ना करे। उसमें आपको हमारे इस चैनल की पूरी टीम आपको वहां मिलेगी, और वहां पर मैं आपका 21 दिसंबर से, हमारा 21 दिसंबर से ये जो बैच आ रहा है, उसमें मेरी क्लासेस होंगी 10 बजे। मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चालू करने वाला हूं। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वहां पर चालू करेंगे, और आपके कंप्लीट करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक और बेसिक्स दोनों को नए सिरे से पूरे तरीके से कवर करेंगे। तो यहाँ पर 10 AM पर साइंस एंड टेक की क्लासेस होने वाली हैं, तो जिसे आप डेली वॉच कीजिए। और पूरे अनअकैडमी की टीम आपको वहाँ दिखेगी, जैसे मधुकर सर, सुनील सर, आपको मेरी क्लासेस दिखेंगी, और भी अदर टीचर्स हैं जिनकी प्रॉपर क्लासेस आप वहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। और देखिए, जिन्हें पूरे नोट्स चाहिए, कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो इस 6 महीने के कोर्स में चैंपियंस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चैंपियंस बैच आपके अनअकैडमी पर उपलब्ध है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बायलिंगुअल तीनों में ये अवेलेबल है। और इस चैंपियंस बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारा हिंदी मीडियम का बैच होगा लक्ष्य के नाम से, और इसे ज्वाइन करने के लिए आप SS लाइव रेफरल कोड को यूज कीजिएगा, क्योंकि SS लाइव रेफरल कोड से आपको पता है क्या मिलेगा, डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ गाइडेंस एंड नोट्स भी मिलेंगे। तो इस बार थोड़े से मैं खुद आप अपने लेवल पर आपके नोट्स प्रिपेयर करने जा रहा हूं। वैसे नोट्स और कंटेंट प्रिपेयरमेंट का जो काम होता है हम केवल क्लासेस के लिए ही करते हैं, पर कभी ऐसे हमने नोट्स जनरली इस साल हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा। तो 2021 में हम एक एक चीज़ को बारीकी से समझने वाले हैं, और एक बहुत ही शानदार नोट्स आपको मिलेंगे साइंस एंड टेक के, इकोनॉमिक्स के और करंट अफेयर्स के। ये 3 चीज़ों पर हम पूरा फोकस रखेंगे इस बार। ठीक है, और बच्चों ये बिल्कुल मत सोचना कि 2020 में करंट अफेयर कम आया था तो 2021 में कम आएगा। यूपीएससी यही तुम्हें धोखा देने वाली है। 2021 में करंट अफेयर कम नहीं आएगा। 2020 में करंट अफेयर कम इसीलिए आया था क्योंकि कोरोना था। कोरोना की वजह से जो आगामी महीनों का करंट अफेयर आना चाहिए था, वहां पर कुछ नया डेवलप ही नहीं हो पाया, और कोरोना की वजह से फिर उन्होंने स्टैटिक पूछ लिया, ताकि उन बच्चों का नुकसान ना हो जिनके ऊपर कोरोना की वजह से जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो यूपीएससी हर चीज को सोचकर चलता है। तो यूपीएससी ने यही सोचा कि कोरोना की वजह से जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है,
उन्हें भी पूरा मौका, बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस ना कर स्टैटिक पार्ट, जो कि काफ़ी महीनों से आप सभी पढ़ रहे होंगे, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लिया। बट 2021 में कोरोना खत्म हो जाएगा, आप सभी को पता है। मार्च अप्रैल तक तो इंडिया में आपको आराम से 1500-1600 रुपए में वैक्सीन मिलने लग जाएगी। तो सभी के पास कोरोना खत्म हो जाएगा। जून में हमारा पेपर है, तो बिल्कुल करंट अफेयर भर भर कर आएगा इस बार, क्योंकि इस बार कोरोना नहीं है। तो डोंट फॉरगेट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स, ये तीनों हम शानदार तरीके से करेंगे बैच लक्ष्य में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। तो देखिए, मूल कर्तव्यों के अंदर अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले बात होगी अनुच्छेद 51A की, अनुच्छेद 51K की, जिसके अंदर आपके टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। एक मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया और 10 को हम 42वें संविधान संशोधन में जोड़ चुके थे। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो सिंपल सा कर्तव्य है, आपको इसके लिए किसी समुदाय की जरूरत नहीं है। आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर इन सभी चीजों को पालन कर सकते हैं, इन सभी चीजों को लागू कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हमें आदर करना होगा। सेम इसी तरीके से दूसरा हमारा है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो ऐसी चीजें जो हमारे राष्ट्रहित, राष्ट्र आंदोलन की भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को हमें संजो कर रखना होगा और खासकर हमें उसका पालन भी करना होगा। ऐसे ही हमारे पास जो हमारा तीसरा मूल कर्तव्य आता है, वह राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए है और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए, कि किसी भी हालात में कभी भी आप राष्ट्र की जो एकता, अखंडता है, उसके खिलाफ ना हो। चौथा हमारा मूल कर्तव्य है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जैसे कि कल को कोई युद्ध हो जाता है तो डेफिनेटली आपको भी बुलाया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे एनसीसी स्टूडेंट्स होते हैं एयरफोर्स के, एयर विंग के, तो वहाँ पर आपके क्या होता है, जैसे ही कभी युद्ध होता है तो हमारी जो फर्स्ट अलाइंड फोर्सेस होती हैं, जैसे कि कुछ सिविल फोर्सेस होती हैं, कुछ एनसीसी वगैरह होते हैं, तो उनको पहले बुलाया जाता है, फिर सामान्य नागरिक का भी आपके नंबर आता है, जैसे कि चीन के युद्ध में हमने किया था। तो ऐसे ही कभी भी देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमें बुलाया जाए तो हमें जाना चाहिए। यही हमारा मूल कर्तव्य है। देश के सभी लोगों को में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो सामाजिक कुरीतियों से दूर रखने की यहाँ पर बात की गई है, आपके विश्व बंधुत्व की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, वह हमारे आर्टिकल 51A के 5वें मूल कर्तव्य में हमें परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है। तो चाहे छुआछूत हो या फिर समान अवसर या फिर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मन में धारण करना, ये सभी चीजें आपके इस 5वें कर्तव्य में आपको दिखाई देने लगेंगी। ऐसे ही दोस्तों, हमारा जो छठा मूल कर्तव्य है, वह है भारत की संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। क्योंकि देखो, हमारे भारत की जो सॉफ्ट पावर है, वह पूरी ही सॉफ्ट पावर इसी सभ्यता पर टिकी हुई है। भारत विश्व गुरु कहलाता था तो वह भी अपनी सभ्यता की वजह से ही कहलाता था। इसीलिए आपके हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, ना सिर्फ उन्हें हमें संजोकर रखना है, बल्कि उसे अक्षुण्ण भी हमें बनाए रखना है। इसी प्रकार से जो हमारा अगला मूल कर्तव्य है, वह है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन्य जीव, नदी, झील, ये सभी की हमें रक्षा करनी होगी और प्राणी मात्र के प्रति दया रखना होगा। तो यानी कि जितनी भी जैव विविधताएं हैं, पर्यावरण का संरक्षण है, उसे हमें अपने व्यक्तिगत कर्तव्य के रूप में धारण करना होगा और उसकी पालना करनी होगी। यह भी हमारा मूल कर्तव्य है। ऐसे ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमें
वैज्ञानिक मानववाद की तरफ बढ़ना होगा, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। क्योंकि देखो कुरीतियाँ जो होती है ना, वो केवल तभी घर कर सकती हैं जब हम लॉजिकल और साइंटिफिक वे में नहीं सोचते हैं। अगर हम लॉजिकल और साइंटिफिक वे में अगर सोचेंगे तो डेफिनेटली ये कुरीतियाँ नहीं रहेंगी। तो कुरीतियाँ ना हो और हम साइंटिफिक टेम्पर के साथ में सोच सकें, तो इसीलिए हमें यही हमारा मूल कर्तव्य है कि हम थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ों को सोचें और ज्ञानार्जन करें, तथा उत्तरोत्तर ना सिर्फ हमारे सुधार बल्कि सामाजिक सुधार में भी भागीदार बने। तो इस तरीके से खुद के उत्थान के लिए यह वैज्ञानिक मानववाद को हमें लागू करना होगा। तो इस तरीके की विशेषताएं भी हमारे मूल कर्तव्यों का अंग हैं। ऐसे ही दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित कर रखें और हिंसा से दूर रहें। माना कि आप अपनी चीज़, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप जुलूस निकाल सकते हो, किसानों की तरह अभी आप आंदोलन कर सकते हो, धरने दे सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे। आपका पहला कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जाए, क्योंकि वो सार्वजनिक है, वो आपके लिए ही है, और किसी भी प्रकार की हिंसा से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि हिंसा से आप बहुत सारी ऐसी गलतियां कर सकते हो जो कि आपके बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आपको हिंसा से दूर रहना होगा और व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत आप पर्सनली भी आगे बढ़ो, और अगर ग्रुप में, समूह में भी आपको आगे बढ़ना है तो आप उसके लिए भी उत्तरोत्तर प्रयास करते रहो। और राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लेगा। और राष्ट्र क्या करेगा? आपके नई उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को हमारा राष्ट्र छू सकेगा। तो ये सभी कार्य हमें करने होंगे। अगर हम इन सभी कार्यों को करते हैं तो निरंतर ही हमारा विकास हो सकता है। तो हमें इस पर थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता होगी। तो ये हमारे वो 10 मूल कर्तव्य हैं जिन पर हमें आपके डटे रहना है और व्यक्तिगत रूप से हमें इसका पालन करना है, ताकि राष्ट्र के प्रति हम अपनी सच्ची देशभक्ति को दिखा सके। क्योंकि देखो देशभक्त कहने से कुछ नहीं होता है। अगर आप इन 10 मूल कर्तव्यों को आपको पालन नहीं करते हो तो निसंदेह ही आपकी देशभक्ति में काफ़ी कमी है। तो सही पैमाना जिस पर हम हमारी देशभक्ति को जांच सकते हैं, नाप सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इन 10 मूल कर्तव्यों के रास्तों से ही होकर जाती हैं। और देखिए दोस्तों, जो 11वां मूल कर्तव्य है ये आपके लागू होता है 86वें संविधान संशोधन के बाद में। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ सन 2002 में, तो हमारे मूलाधिकारों के अंदर आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। और जब आर्टिकल 21A को मूलाधिकारों में जोड़ा गया तो उसी के साथ साथ मूल कर्तव्यों में भी एक नया मूल कर्तव्य आ गया, जैसे कि आयु वर्ष 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए, कि कम से कम उन्हें बेसिक 6 to 14 ईयर्स की एज में 7-8 साल की बेसिक शिक्षा हो, कि वो लिख सके, पढ़ सके, अपना भला बुरा सोच सके। क्योंकि जब वो ये कर पाएंगे तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो 11वां मूल कर्तव्य है वह आपके 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था और वह सन 2002 में होता है। इट इज अबाउट राइट टू एजुकेशन। फिर दोस्तों आगे थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कि आखिर हमारे इन मूल कर्तव्यों की विशेषताएं क्या हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, जब हम मूल कर्तव्यों की विशेषताओं में बात आते हैं तो यहाँ पर हमारे कुछ तो नैतिक कर्तव्य हैं कि हमें मानव होने के नाते इस नैतिकता को निभाना चाहिए, इस मॉरलिटी को निभाना चाहिए। तो कुछ हमारे नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ हमारे नागरिक कर्तव्य हो जाते हैं। तो हमारे क्या हैं? कुछ तो नैतिक कर्तव्य हैं, कुछ हमारे नागरिक कर्तव्य हैं। और इसी तरीके से ये मूल्य हमारे भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित हैं। कहीं ना कहीं जिन मूल कर्तव्यों को आज हमने
अनुच्छेद 51A में जाकर लिखा है वो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे धर्म, वेदांत, पौराणिक कथाओं में उल्लेखित हैं और उन्हीं को अलग अलग जगह से लेकर हमने एक जगह समाहित मूल कर्तव्यों में किया है। जैसे कि कुछ मूल अधिकार तो हमारे पास में लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हो या फिर विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ केवल नागरिकों के लिए ही है। तो ध्यान रखिएगा कि हमें राष्ट्रध्वज की आपके सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान आते ही खड़ा होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमारे नागरिकों के ही मूल कर्तव्य हैं। जैसे कि आपके मूलाधिकार जो होते हैं वह तो आपके नागरिकों पर, और जो विदेशी होते हैं, जैसे कि कोई हो सकता है कि हमारे देश में वीज़ा लेकर रह रहा हो पर वो भारतीय नागरिक नहीं होगा, तो उनके लिए कुछ नहीं है। मूल कर्तव्य हम हमारे घर के लिए ही कहते हैं। जैसे कि आपके घर में भी आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वो आपके मदर फादर ही आपको बताते हैं, आपके मदर फादर ही आपको बता सकते हैं। ऐसे नहीं कि कल को तुम्हारे घर में कोई किराएदार रहने आ जाए और उससे तुम वो एक्सपेक्ट करो कि ये कर्तव्य ऐसे निभाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे भारत का नागरिक होगा उसी के लिए तो हम कर्तव्य बना सकते हैं, क्योंकि वो तो नैतिक है, वो तो उनके मन पर निर्भर करता है। तो ये जो हमारे मूल कर्तव्य होते हैं सदैव 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 भारतीय नागरिकों के लिए होते हैं, विदेशियों के लिए नहीं होते हैं। जबकि मूलाधिकार आपके नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों का की तरह मूल कर्तव्य भी क्या है, गैर न्यायोचित है। इट इज ऑल्सो नॉन जस्टिशिएबल, क्योंकि आपके कर्तव्य हैं, आप करो तो आप अच्छे नागरिक कहलाओगे, देश के एक समझदार नागरिक कहलाओगे, और अगर आप इसे पूरा ना करो तो आप अच्छे नागरिक नहीं कहलाओगे, देश के एक समझदार नागरिक नहीं कहलाओगे। तो सिर्फ इतनी सी ही बात है कि ये जो आपके नीति निर्देशक तत्वों में ये जो चीजें दी गई हैं ये हमारे गैर न्यायोचित हैं। अगर कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता तो आप सिर्फ ये कहोगे कि ये इस आदमी सही नहीं है। जैसे कि आपने बड़ों की सम्मान नहीं किया तो आपसे क्या कहा जाएगा, आस पड़ोस के लोग आपसे क्या कहेंगे कि ये लड़का खराब है, ये बड़ों की इज्जत नहीं करता है। पर ये तो कोई नहीं कहेगा ना कि इसे कमरे में बंद कर दो, इसे जेल में डाल दो, क्योंकि ये बड़ों की आदत नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है। तो इस यही वाली बात यहाँ पर लागू होती है कि आपके मूल कर्तव्य आपको अपने हिसाब से करने चाहिए, पर अगर नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हें जेल में पटक देगा, क्योंकि तो आपका व्यक्तित्व दिखाता है ये। देखिए, संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए इनको क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये गैर न्यायोचित हैं। हाँ, अगर आपके यहां पर मूल कर्तव्यों का हनन होता है तो भी कोई कार्यवाही नहीं होगी और संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनको क्रियान्वित कर सकता है। जैसे कि राष्ट्रगान पर सभी सिनेमा घरों में मूवी से पहले एक राष्ट्रगान बजाया जाएगा जिस पर सभी खड़े होंगे, तो इसके लिए अलग से अधिनियम बनाया गया और फिर लागू किया। हाँ, अगर हमें कोई ऐसी चीज करवानी है जो कि मूल कर्तव्यों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करते हुए लागू करवानी हो तो उसके लिए हमें अलग से अधिनियम बनाना होगा और तब उसे लागू करवा सकते हैं, क्योंकि कभी भी मूल कर्तव्य स्वतः लागू नहीं होते, जैसे कि मूल अधिकार हो जाते हैं। इन्हें लागू करवाने के लिए आप पहले वैधानिक निकाय बनाओ, विधान बनाओ, अधिनियम बनाओ, फिर आप इन्हें लागू कर सकते हो, क्योंकि ये गैर न्यायोचित हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जैसे कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भी कई लोगों ने आलोचनाएं की हैं, तो बिल्कुल वैसे ही कुछ आलोचनाएं हमारे मूल कर्तव्यों की भी हैं। तो हमारे मूल कर्तव्यों की क्या क्या आलोचनाएं हैं उस पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि पहली आलोचना ये है कि ये कर्तव्यों की सूची पूर्ण ही नहीं है, अभी और भी बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं जैसे कि आपके आने चाहिए। जैसे कि आप सभी को वोट देना चाहिए, तो आपके चुनाव का अधिकार, राइट टू वोट, आपके जो राइट टू वोट है, चुनाव का अधिकार, वह भी हमारे इसमें होना चाहिए। क्योंकि आप डेमोक्रेसी तभी होगी ना जब आप किसी को वोट दोगे। हमारे अभी भी 40% से ज्यादा युवा ऐसे हैं जो कि वोट ही नहीं देते, और युवा छोड़िए पूरे भारत में बहुत सारे लोग वोट नहीं देते, और इसीलिए जो लोग वोट देते हैं वो बायस्ड होते हैं और जिसे चुनकर नहीं आना चाहिए वह भी चुनकर आ जाता है। तो चुनाव का अधिकार भी हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए और उसे लिखा जाना चाहिए मूल कर्तव्यों में। तो पहला आलोचना तो यह है कि चुनाव के अधिकार जैसे कई ऐसे कर्तव्य है, जैसे कि खाने का अधिकार है, बहुत सारे ऐसे अधिकार हो सकते हैं जिस पर
हमें मूल कर्तव्यों की तरह जिन्हें हमें लागू करना चाहिए, पर ये लागू नहीं है तो गलत है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आपके ये कर्तव्य पूर्ण नहीं है, इनमें बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं जो कि आने चाहिए। फिर हमारे जो कुछ कर्तव्य हैं वो अस्पष्ट है, क्लियर कट अपनी बातें नहीं बोलते हैं। कुछ आपके बहुअर्थी हैं जिनके कई सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं और आम व्यक्ति के लिए इन्हें समझने में कठिनाई होती है। तो जो आम व्यक्ति इन्हें समझेगा ही नहीं तो कैसे अपना पाएगा। तो पहले इन्हें स्पष्ट और एकार्थी करो, देन हम इसे अपना सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपके हमारे जो मूल कर्तव्य हैं ये गैर न्यायोचित भी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक नैतिक आधार है, नैतिक आदेश है जिसे हम लोग अपनी अंतरात्मा से लागू करते हैं। पर अगर किसी व्यक्ति की अंतरात्मा ऐसी ना हो जो कि इन चीज़ों को हासिल कर सके, जो कि इन चीज़ों को सही तरीके से कर सके, तो जब किसी की अंतरात्मा होगी ही नहीं इस प्रकार से, तो फिर वह क्या लागू करेगा और क्या लागू नहीं करेगा। तो ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले बात ये भी हमारे लिए आ जाती है कि जब ये गैर न्यायोचित हैं, इन्हें कोर्ट लागू ही नहीं कर सकता, तो नैतिक आदेश तो किसी की नैतिकता हो या ना हो, और कलयुग के इस जमाने में तो नैतिकता बहुत तेजी से और आसानी से उड़ती जा रही है। तो इसीलिए शायद ये मूल कर्तव्य सिर्फ दिखाने के लिए हैं, सिर्फ लागू करने के लिए नहीं है, इसीलिए इन्हें नैतिक आदेश कहकर आलोचना की गई। ऐसे ही दोस्तों, जब स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य को न निभाने पर अर्थदंड और सिफारिश की, जबकि हमारे जो स्वर्ण सिंह समिति थी उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर आपके मूल कर्तव्य को लागू नहीं करता है, उन्हें नहीं अपनाता है, तो उस पर कुछ फाइन लगना चाहिए, कुछ पेनल्टी लगनी चाहिए। बट हमने इसे माना कि ठीक है गैर न्यायोचित कर दो, बट एटलीस्ट कोई मूल कर्तव्य नहीं निभाता है, देश के बारे में खुलेआम कुछ ऐसा बोलता है कि जो हमारी अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ हो, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर फाइन लगा दो। पर इसे हमने लागू नहीं किया। ऐसे ही आपके भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में से शामिल करना, और आपके इसी भाग 4 की वजह से यहाँ पर जो ये मेन चीज़ें हैं उसे आपके भाग 4 में ही शामिल किया गया। इसे हम और भी कोई अच्छी वरीयता दे सकते थे। तो इसकी जो चौथी वरीयता मिलना ही बताती है कि हमारे मूल कर्तव्यों का महत्व और मूल्य कम है। 3 भाग के बाद जोड़ा जाना चाहिए था इसे, ताकि वह मूल अधिकारों के बराबर हो, परंतु हमने आपके इस तरीके से इसे नहीं जोड़ा, जो कि सरासर गलत है। भाग 4A में इसे जोड़ा गया, जो कि थोड़ा सा लेट हो गया। हमें मूल अधिकारों के जस्ट बाद में से जोड़ते तो शायद इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता, जो कि हम नहीं कर पाए। तो चलिए, आलोचनाएं तो हो गई कि ठीक है हर चीज़ में कुछ कमियां होती हैं, कुछ सही चीज़ें होती हैं, तो वैसे ही हमारे मूल कर्तव्य भी हैं, इनमें भी कुछ कमियां नज़र आती हैं। परंतु कमियां होने का मतलब ये नहीं है कि किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति के महत्व कम हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारे मूल कर्तव्यों के भी कुछ महत्व हैं। कौन कौन से महत्व हैं? जैसे कि पहला, अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त वह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। हम भारतवासी हैं, देश प्रेम के साथ हमें रहना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य है ये हमें याद दिलाने का काम सिर्फ मूल कर्तव्य ही कर पाते हैं। ऐसे ही मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों, जैसे कि राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं कि अगर आप सार्वजनिक संपत्ति के खिलाफ कुछ कार्य करोगे तो आपके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। तो हमारे मूल कर्तव्य ना सिर्फ हमारे देश प्रेम को याद दिलाते हैं, बल्कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो कि राष्ट्रीय ध्वज के, राष्ट्रीय संपत्तियों के खिलाफ काम करते हैं, अपमानजनक काम करते हैं, उन्हें भी चेताते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो सरकार आपके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। तो ना सिर्फ ये हमारे अंतर्मन को जगाते हैं, देश प्रेम को जगाते हैं, बल्कि आपके असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने की चेतावनियां भी देते हैं। ऐसे ही हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं? हमारे नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत भी होते हैं, क्योंकि जब जब हम किसी भी प्रकार का कोई एक कर्तव्य लागू करते हैं हमारे जीवन में, तो वह हमें अनुशासन देता है और प्रतिबद्धता को बढ़ाता है, और एक संयमित और अनुशासित व्यक्ति ही विकास के पथ पर निरंतर खड़ा होकर चल सकता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर आपके
जितना जो कर्तव्य को निर्वाहित करेगा, जितना जो कर्तव्य के साथ में चलेगा, वही कर्तव्य आपको विकास के पथ पर लेकर जाएंगे, उन्नति की पथ पर लेकर जाएंगे। तो इसीलिए कर्तव्य हमें देते हैं प्रतिबद्धता और अनुशासन, और प्रतिबद्धता और अनुशासन हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। तो वैसे ही मूल कर्तव्य हमें अनुशासन एवं प्रतिबद्धता देते हैं, जो कि हमारी सफलता की राह में प्रशस्ति का कार्य करती है। इसी तरीके से मूल कर्तव्य अदालतों में किसी विधि की संवैधानिक वैधता और परीक्षण के संबंध में भी सहायता करते हैं। अर्थात अगर कोई भी ऐसा अधिनियम, नियम, कानून, विधान या फिर कुछ भी ऐसी प्रक्रियाएं की गई हैं जो कि मूल कर्तव्यों के सापेक्ष सही हैं, तो फिर वह उन्हें संवैधानिक वैधता का दर्जा मिल जाता है। और अगर कोई भी ऐसा अधिनियम, नियम, कानून बनाया गया है जो कि मूल कर्तव्यों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हनन करता हुआ प्रतीत होता है, तो फिर वो आपके हमारे असंवैधानिक कहलाएगा और फिर वह निरस्त हो जाएगा। तो किसी भी विधि का, किसी भी नियम कानून की जो वैधता है वह हमें एक परिभाषित की जा सकती है मूल कर्तव्यों के आधार पर। तो मूल कर्तव्य वह एक लाइटन बीकन हो सकते हैं जिससे हम किसी भी विधि की वैधता की जांच कर पाएं। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ऐसे ही आपके जैसे 1992 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि किसी भी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि के ऊपर प्रश्न उठते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा नियम है जो कि मूल कर्तव्यों को कम करने की कोशिश करता है, तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 क्लॉज 6 की स्वतंत्रताओं के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 14 एंड 19 क्लॉज 6 के अकॉर्डिंग इन्हें सही माना जाएगा अगर मूल कर्तव्यों के। तो इस प्रकार से ऐसी विधि हम क्या कर सकते हैं, विधि को असंवैधानिक बनने से इस तरीके से रोक सकते हैं। तो यानी कि हम मूल कर्तव्यों के आधार पर किसी विषय वस्तु की संवैधानिकता और असंवैधानिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पावर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं कि अगर हमें प्रतिबंधित रूप से किसी चीज को लागू करवाना है तो एक अधिनियम, एक नियम बनवाना पड़ेगा और फिर हम उसे लागू करते हैं। तो इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान भी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ कि किसी भी विधि मान्यता से मूल कर्तव्य पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप सरकार चाहे तो कोई नियम बनाकर उस पर दंड भी लागू की कर सकती है, तो वह दंड भी दिया जा सकता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास आगे हम बात कर सकते हैं कि मूल कर्तव्य को शामिल करने के क्या कारण थे। स्वर्ण सिंह समिति ने क्यों ऐसा सोचा कि 1976 में हमें मूल कर्तव्य को शामिल करना चाहिए। तो देखिए, HR गोखले कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के बाद विशेषतः जून 1975 में जब आपातकाल लगा दिया गया तो लोगों के एक वर्ग ने विधिक व्यवस्था का सम्मान करने की अपनी मूल प्रतिबद्धता को त्याग दिया। मतलब विधि का सम्मान नहीं करेंगे, संविधान का सम्मान नहीं करेंगे, जैसे ही आपातकाल हो गया तो लोग निरंकुश हो गए। तो इसीलिए हमें कुछ मूल कर्तव्य अगर हमारे होते तो शायद वह निरंकुशता नहीं होती। ऐसे ही आपके कुछ राष्ट्र विरोधी आंदोलन और असंवैधानिक विद्रोह पर भी संयमों को लागू करने के लिए हमें मूल कर्तव्य अपनाने पड़े, और ऐसे ही मूल कर्तव्यों को इंदिरा गांधी जी ने भी उचित ठहराया था कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें कुछ आधारभूत मूल कर्तव्यों को अपनाना चाहिए कि जो हमें आपके मूल कर्तव्यों की मजबूती देंगे। तो मूल कर्तव्यों की जो मजबूती है वह हमें कहीं ना कहीं इन्हीं जो हमारे संविधान की मजबूती है, राष्ट्र की मजबूती है, लोकतंत्र की मजबूती है, वो कहीं ना कहीं हमें मूल कर्तव्यों से ही मिलेगी। तो इसी चीज को यहाँ पर लागू किया गया। ऐसे ही इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कम करना नहीं होना चाहिए। मूल कर्तव्यों का
नैतिक मूल्य अधिकारों को कम नहीं होना करना चाहिए, बल्कि हमारे अधिकारों को स्वाभाविक रूप से प्राप्त करवाने वाला होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक संतुलन अगर हमें बनाए रखना है तो लोगों को कुछ अधिकार देने पड़ेंगे, तो लोगों को समान कर्तव्य भी देने पड़ेंगे, तभी अधिकारों की रक्षा हो पाएगी और तभी लोग अपने कर्तव्यों को भी निभा पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे इसमें कही गई थी। पर देखिए, कभी कभार बहुत सारी डिबेट्स होती रहती हैं कि क्यों हमारे ये मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य हम लागू करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी प्रभावी रूप से आकलन के लिए कम ठहराए जाते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मूल कर्तव्य प्रासंगिक नहीं है या फिर उनकी प्रासंगिकता में कुछ कमी आ गई है। तो देखते हैं कि क्या है मूल कर्तव्यों की प्रासंगिकता। जैसे कि देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किए जाने के बाद भी नागरिकों को उसके बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं थी कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसे अधिनियम बनाने पड़े, जैसे कि जब से राष्ट्रगान लागू हुआ है, जब से आपके राष्ट्रगान के अंदर हम बातें करते हैं कि राष्ट्रगान के अंदर सभी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा सिनेमाघरों में, तो लोगों को पता लगा है कि ये हमारा राष्ट्रगान है और हमें इस तरीके से इसे लागू करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता को निभाता है। तो यानी कि हमें, अगर हम थोड़ा सा पब्लिसिटी करें, थोड़ा सा लोगों को बताएं कि ये हमारे देश के मूल कर्तव्य है, तो निसंदेह लोग जानेंगे और देश प्रेम की भावना उनमें भी आ जाएगी। तो माना कि पहले हमारे इतने प्रासंगिक नहीं थे मूल कर्तव्य, क्योंकि लोगों को पता नहीं था, और अब यहाँ पर प्रासंगिकता बढ़ती हुई नजर आ रही है। वर्ष 2016 में एक जनहित याचिका PIL दायर होती है और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, जजों और सांसदों सहित देश के लगभग 99.9% नागरिक संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हुए पाए गए, और इसका मेन कारण जानकारी नहीं होना है। तो यहां पर मूल कर्तव्य थोड़ा सा कमजोर पड़ते हैं कि 99.99% लोगों को नहीं पता कि मूल कर्तव्य क्या है और कैसे पालन करना है। पता भी है तो पालन नहीं करते हैं। तो यहां पर हमारा मूल कर्तव्य कम प्रासंगिक नजर आते हैं। ऐसे ही हमारे मूल कर्तव्यों की निर्वहन की आवश्यकता पर जोर दिया जाना अभी अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके लोग 99.9% लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ तो कमी है। तो कहीं ना कहीं मूल कर्तव्यों को हमें प्रतिबद्धता पर ले जाना पड़ेगा और अनिवार्य तो इसे करना ही पड़ेगा। और कुछ घटनाओं में तो हमें ऐसा देखता है कि आपके ये जो मूल कर्तव्य, जिस विश्व बंधुत्व वसुदेव कुटुंबकम की हम बात कर रहे थे, जो भाईचारे की हम बात कर रहे थे, वो हम किसी भी परिप्रेक्ष्य में लागू करते हुए नहीं पाए जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें मूल कर्तव्यों को प्रभावी रूप से लागू करना है। तो इन सब चीजों को हमें थोड़ा सा देखना होगा। और देखिए, जब तक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे, तब तक हम भारतीय समाज में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो हमें लोकतंत्र की मजबूती के लिए, जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने कहा था, मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी लागू करना पूरा पूरा जरूरी हो जाता है। तो मूल कर्तव्यों को भी जब पूरी तरीके से लागू किया जाएगा, तभी ये सारी चीजें होंगी। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमारे मूल कर्तव्य और जो मूल अधिकार है, इनमें भी कुछ आपकी समानताएं देखी जाती हैं, इनके अंदर भी एक ना एक संबंध है। तो चलिए देखते हैं मूलाधिकार और मूल कर्तव्य। तो देखिए, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। जहां अधिकार होगा वहां कुछ कर्तव्य भी होंगे, और जहां कर्तव्य होगा वहीं अधिकार होगा, क्योंकि सभी के अधिकारों की रक्षा केवल तब हो सकती है जब कुछ लोग कर्तव्यपूर्ण कार्य कर रहे हों, और जब कर्तव्यपूर्ण लोग कार्य करेंगे तभी हम अधिकारों को लागू कर पाएंगे, ऐसा मान सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि कुछ मूल अधिकार हमारे केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, तो कुछ विदेशियों को प्राप्त है। पर मूल कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही मिलते हैं, विदेशियों के लिए मूल कर्तव्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये केवल भारतीय नागरिकों पर ही मूल कर्तव्य लागू होते हैं। मूल कर्तव्य हमारे क्या होते हैं? गैर न्यायोचित हैं और गैर प्रवर्तनीय हैं। लागू हम इसे नहीं कर सकते, एनफोर्स नहीं कर सकते।
अगर आपके उल्लंघन होता है मूल कर्तव्यों का तो आप सीधे कानून के पास नहीं जा सकते, जबकि मूलाधिकार हमारे न्यायोचित हैं। इनका अगर उल्लंघन होगा तो आप सीधे कोर्ट में रिट के माध्यम से जा सकते हो। यहां पर आप रिट लगाकर जा सकते हो। तो ये ही कुछ बेसिक अंतर हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी कॉम्बैट अनअकैडमी पर चल रहा है और यूपीएससी कॉम्बैट आपका 20 दिसंबर को, हमारा 20 दिसंबर को यूपीएससी कॉम्बैट होने वाला है। ये आपके सुबह 11 बजे होगा। आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप इसे देख सकते हो। और इसमें आपके 45 मिनट में 60 क्वेश्चनों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चनों के आपके सही आंसर देते हो तो तुम्हें मिलेंगे एक्साइटेड प्राइजेस। लैपटॉप मिल सकता है एप्पल का, 1.5 लाख का लैपटॉप आपको मिल सकता है। 25-30 हजार का आपका आईपैड आपको सेकंड प्राइज में मिल सकता है। 10 से 12 हजार का एप्पल एयरपॉड्स आपको मिल सकते हैं। और तो और टॉप 100 में भी अगर आए तो 1000 रुपए का अमेजन वाउचर भी आपको मिल सकता है। तो ये सारे एक्साइटेड प्राइजिंग आपको मिलेंगे यूपीएससी कॉम्बैट में, जिसे आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। लॉगिन करने के बाद में यूपीएससी कॉम्बैट को ज्वाइन करने के लिए SS लाइव रेफरल कोड को यूज करना है। जब आप SS लाइव रेफरल कोड को यूज करोगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूपीएससी कॉम्बैट। इसे आप दे सकते हो और नेशनल लेवल पर तुम कितने पानी में हो, किसमें कितना दम है, ये आप देख पाओगे। तो SS लाइव रेफरल कोड को यूज कर आप सभी अनअकैडमी के फ्री प्रोडक्ट्स को अनलॉक कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। और जो बच्चे चैंपियंस बैच में भाग लेना चाहते हैं, चैंपियंस बैच में ज्वाइन करके यूपीएससी प्रीलिम्स को चैंपियनों की तरह पहली बार में निकालना चाहते हैं, तो वो भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं SS लाइव रेफरल कोड के साथ में। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।